भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट बुधवार को पेश कर दिया। जैसी कि रवायत रही है, सत्ता पक्ष ने बलाएं ले लेकर लाड़ लुटाया और विपक्ष ने पानी पी पी कर जमकर कोसा। प्रश्न यह है कि हर वर्ग अपने हिस्से की सौगातें सुन खुश तो है पर जश्न नहीं मना रहा, क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबके लिए कुछ ना कुछ था, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, पर पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा। हालांकि पैसा लाने के प्रयास इतने क्लियर पहले कम ही दिखे हैं, पर इतना ज्यादा देना भी प्रश्न तो खड़े करता है। जैसे उदाहरण देता हूं, बंपर नौकरियों की बात हुई पर किस पैटर्न पर यह नहीं बताया। संविदा, निविदा, कुछ और या नियमित भर्ती भी 3-4 डिपार्टमेंट की ही क्लियर हुई है। वहीं जहां 5-6 सालों से नियुक्तियां नहीं हुई, उनका क्या? किसानों के लिए हितकारी बजट पर किसानों की कई समस्याएं फिर भी एड्रेस नहीं हो पाई। आज इसी पैटर्न को हम इस प्रश्नकाल में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जैसे कर्मचारी नेता खुश होकर भी निराश से दिखते हैं। उनके रिएक्शंस आप देखिए। उनका कहना है कि कई मांगे तो हमारी काफी समय से चली आ रही थी, उन्हें लेकर हमें बजट में कुछ सुनाई नहीं दिया। इसके अलावा किसानों के लिए तो हितकारी, आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि पानी की समस्या को एड्रेस करने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ सवाल उससे भी खड़े होते हैं। जैसे ईआरसीपी किस पैटर्न पर आने वाली है, क्या है उसके भीतर, ये अभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आया है और उसे जानने का इंतजार विपक्ष और ये पूरा प्रदेश कर रहा है। इसके अलावा ओपीएस, एनपीएस, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। मतलब आने वाले समय में इस पर हमें और सियासत देखने को मिलेगी। सवाल यह भी है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात आपने कही है, वो प्रदेश को किस दिशा की ओर ले जा रहा है। आने वाले समय में जो आचार संहिता लग सकती है, वो लगेगी या नहीं लगेगी, ये तमाम वो प्रश्न हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी विधायक अरुण चौधरी जी मेरे साथ हैं। स्वागत है अरुण जी आपका। पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी साहब मेरे साथ हैं। चौधरी साहब स्वागत है। विजय गोयल जी अर्थशास्त्री हैं, आपका भी स्वागत है गोयल जी। मैं शुरुआत विजय गोयल जी आपसे ही दरअसल मैं कर रहा हूं। सरकार को पैसों की जरूरत होती है। हर बार हम रिसर्जेंट राजस्थान या इन्वेस्टर समिट इसी को सुनते हैं। इस बार हमने सुना है नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों के सम्मेलन को लेकर भी, और वो भी पैसों के इन्फ्लक्स का एक बड़ा जरिया बन सकता है। मतलब सरकार का फोकस घोषणाओं के साथ कुछ हद तक पैसा लाने में भी रहा मेरे हिसाब से इस बजट में। स्वप्निल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बजट में यदि आप शुरू की लाइन जाएं तो वो कहते हैं कि हम विकसित 2047 के हिसाब से अगले 5 साल का रोड मैप दे रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो बजट में जितने भी बातें की गई हैं, ये 8 महीने के लिए लिमिटेड नहीं है, क्योंकि 8 महीने ही फाइनेंशियल ईयर रह गया है। ये जितनी भी कवायद है, ये ऐसे लगता है कि 5 साल के लिए कवायद है। ये कुछ 2 साल तक एक्सटेंडेड है, कुछ 5 साल तक एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड तो अब ये है कि इनके पास में रेवेन्यू का सोर्स बहुत कम है। इनके पास 2 सोर्स हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है इनके पास में एनआरआई या इन्वेस्टर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आप यदि बजट के बाद में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उन्होंने हर बात पे ये स्ट्रेस दिया है कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे को कहीं ना कहीं से सेंट्रल से पैसा मिलता रहेगा। हाँ। सेकंड क्या हुआ कि ये बजट सेंट्रल बजट से पहले आ गया, जबकि अमूमन ऐसा कभी होता नहीं है कि सेंट्रल बजट से पहले स्टेट बजट आ जाए, क्योंकि जो सेंट्रल से हम स्टेट को जो कुछ मिलने वाला है वो इसमें एक तरह से समावेश नहीं हुआ है, परिलक्षित नहीं हुआ है। जैसे अपन कहें कि मनरेगा का फिगर क्या आएगा, लखपति दीदी के लिए वो क्या करेंगे, सोलर स्कीम में हमारे को राजस्थान को क्या मिलेगा, exactly, बहुत सारी बातें पैटर्न नहीं है। हाँ। लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सरकार के पास में जो उन्होंने डिफरेंट बता दिया है कि हम पेट्रो पार्क लाएंगे, हम रिसाइकल पार्क लाएंगे, हम टेक्सटाइल पार्क लाएंगे, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, हम फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे, हम हैंडीक्राफ्ट का पार्क बनाएंगे और डिफरेंट पॉलिसीज लाएंगे। ये बेसिकली इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का ही काम है बिल्कुल। लेकिन एक जो आपने बात उठाई एनआरआई की, वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि यदि हमने यहाँ पे बड़ा कोई इन्वेस्टर के लिए किया और उसमें एनआरआई, चूंकि एनआरआई राजस्थानी बहुत ज्यादा है, नहीं, लेकिन एनआरआई सिंगल विंडो से परेशान है जो यहाँ पर नहीं है। मैं एक चीज और जो मेरी शिकायत रही है इस बजट से, वो ये रही है कि जैसे आप वैट में छूट दे रहे हैं या आप जिस तरह की भी छूट अनाउंस कर रहे हैं, उससे बजट का फिस्कल डिसिप्लिन बिगड़ रहा है मेरी अपनी समझ में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विजन वाला बजट तो हो सकता है, लेकिन एक बहुत कठिन डगर पर चलने वाला बजट है।
ये क्या है सर कि इस समय यदि हम डिफरेंट स्टेट्स की पोजीशन देखें तो जब तक हम चीजों पे इंसेंटिव्स नहीं देंगे और ये बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि एक्चुअल इंसेंटिव दें या नहीं दें, लेकिन हम कस्टमाइज नहीं करेंगे इन्वेस्टर्स को और उनको ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे कि हम बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं, तब तक हम उसके इन्वेस्टमेंट को ला नहीं सकते। इसलिए रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी हमारी क्या है कि सोच अलग है और हम दिखा अलग रहे हैं। हमारे को वो छूट नहीं देनी है, छूट के बदले हमारे को उस क्वांटिटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाके हमारी भरपाई करनी है। ठीक है अरुण जी, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि बहुत से जो पब्लिक रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें लोग खुश तो नजर आ रहे हैं लेकिन जश्न मनाते नहीं दिख रहे हैं। वो कौन से कारण है जो एक बड़ी दिवाली सा जश्न ये बजट नहीं बना पाया प्रदेश में आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने जो बजट का प्रसारण बहुत अच्छे तरीके से किया। शुक्रिया अरुण जी। तो इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आपने बताया, मैं ये मानता हूं कि राजस्थान का ये बजट आने वाले 5 साल क्या आने वाले 2047 का जो रोड मैप है उसको अपनी ओर से बहुत अच्छी तरह से इंगित करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 5 साल इस प्रदेश का दशा और दिशा दोनों तय करेगा। नहीं, लेकिन घोषणाएं समझ में आ रही है अरुण जी, पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। भर्तियां अनाउंस हुई हैं इतने बम्पर तरीके से, तो मेरे ख्याल से बेरोजगारों को जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन वो पूछ रहे हैं पैटर्न क्या होगा, संविदा, निविदा या कुछ और, या फिर नियमित। एक कंफ्यूजन है। 4 डिपार्टमेंट आपने क्लियर कर दिए, रोडवेज, पुलिस, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, लेकिन इसके अलावा 5-6 साल से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भर्तियां नहीं है, उनका क्या? ये क्लैरिटी नहीं है। ऐसा है, आज का जो बजट है वो एक बजट है, इसके अंदर जो डिस्कशन जो भी होता है वो डिटेल्स में जो है वो आने वाले टाइम में लोगों को मालूम चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है जो 4 लाख नौकरियों का जो कहा है, और मैं पूरा विश्वास है कि राजस्थान की ये सरकार जो 1 लाख इस बार और 4 लाख और जो का कहा है उसके बिल्कुल बेरोजगारों की पूरी भर्ती की जाएगी और प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पैटर्न अगर पता चलता कि संविदा, निविदा या अलग या नियमित, तो ज्यादा और बेहतर होता है। अब किसानों के लिए हितकारी तो समझ में आता है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या पानी की है जिसे एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन ईआरसीपी के नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। दूसरा, पशुपालकों की मैं बात कर लूं तो 2% से भी कम का बजट, जबकि राजस्थान की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान ही कृषि उद्योगों और पशुपालकों का रहा है। उनकी उन्नत बीज की समस्या को एड्रेस नहीं किया गया, डीजल की समस्या को एड्रेस नहीं किया गया, वेट की समस्या को एड्रेस नहीं किया गया। पशु मेले की बात की गई है, लेकिन हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जब यहां से खरीदकर पशुपालक पशु लेकर जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश में रोक लिया गया है। इस तरह की समस्याओं को बजट में एड्रेस नहीं किया गया है। देखिए कि पिछली सरकार ने पशुओं, जो किसान जो पशु पालते हैं उनके लिए किसी तरह का जो बीमा की घोषणा तो की, लेकिन धरातल पर वह कहीं नहीं दिखी। अच्छा। ये सरकार 5-5 लाख रुपए के जो बीमा की जो घोषणा की है वो धरातल पे दिखेगी और उसके लिए समुचित जो बजट है, बजट का प्रावधान भी किया गया है। इस तरह मैं मानता हूँ कि ये सरकार किसानों और जो पशुपालकों हैं, तो आपने पहले बेसिक प्रॉब्लम्स को पकड़ा है, मेजर प्रॉब्लम्स को साथ साथ आप पकड़ेंगे, बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। आरसी चौधरी जी, विपक्ष के नाते अगर मैं कहूं कि आजकल जिस तरह का विपक्ष कांग्रेस में नजर आ रहा है उसके नाते आप रिएक्शन देते हैं तो बात अलग है, लेकिन लोकतंत्र जिस जिम्मेदार विपक्ष की बात करता है वो अच्छाई भी ढूंढता है और बुराई भी ढूंढता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस पूरे बजट में आपको एक आध चीज, 5% चीज, 20%, 30%, कोई चीज भी ठीक लगी? सबने मैं कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ हम एक जिम्मेदार विपक्ष या प्रतिपक्ष के तौर पे हैं, विपक्ष नहीं, हम इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के अंदर जिस प्रकार की एक भूमिका हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि मोदी की गारंटी के नाम पे राजस्थान की विधानसभा का जो चुनाव लड़ा गया और जो प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, हमने सोचा कि पहला जो पूर्ण बजट है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होंगे। लेकिन ये जो पूरा जो बजट है, और जो हमारे अर्थशास्त्री हैं जो विजय गोयल जी ने, उन्होंने बात कही कि डबल इंजन की ये बात करते हैं। डबल इंजन का जो एक वर्ड जो कोइन किया गया, अगर आप रेलवे के एक्सपर्ट से अगर इसका पता करेंगे तो डबल इंजन तब जरूरत होता है जब आपका एक इंजन या तो खराब हो जाता है या फिर एक इंजन की गति
सुरक्षा के अच्छा, दायरे से आप बाहर निकल अलंकारों पे जाती जा है। रहे हैं, ठीक है, हाँ। इसलिए ये जो डबल इंजन है वो मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए ट्रबल इंजन बन गया। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटियां जो समाचार प्लस ने लगातार उन चीजों का जिक्र करते रहते थे, मैं पूछना चाह रहा हूं कि किसान सम्मान निधि का जिक्र किया, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की जो बात कही, बढ़ाई गई। क्यों नहीं बढ़ाई गई? 2,000 रुपए मात्र बढ़ाई गई, अभी बढ़ाई गई 1,000 ना? रुपए दिए। मैं आप सुन पूछ रहे लीजिए, क्यों नहीं बढ़ाई गई, मैंने कहा बढ़ाई गई 2,000 रुपए। तो जो वादा क्या किया प्रधानमंत्री का वादा, 6,000 कहां गया? एमएसपी गेहूं की 27 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात कही गई, सिर्फ वहां पे बोनस बढ़ा के उसको रोक दिया गया। हम पूछना चाहते हैं 19,000 किसानों की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने की बात की गई, उनके इश्तिहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छुपा दिए। जब कांग्रेस नहीं, आरसी भाई, आरसी भाई, नहीं, नहीं, आरसी भाई, हाँ, मैं आपसे एक बात कहता हूं। आपने कहा कि जैसे इनकी घोषणाएं या इनके वादे बजट में नहीं आए, मैं कह रहा हूं बहुत से वादे आए हैं, उस रूप में नहीं आए जिस रूप में आप उम्मीद कर रहे होंगे या हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आए हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। गहलोत राज में जैसे किसानों के कर्जों को माफ करने की बात की गई और बाद में आकर उस पर क्राइटेरिया फिट किया गया, ये उस तरह का एक कदम हो सकता है। लेकिन अगर तब आपको अभयदान था तो फिर इनको भी अभयदान है। हमें स्वागत तो करना पड़ेगा 4 लाख नौकरियों का, 1 लाख इसी साल मिलने वाली जो बात है, या किसानों को लेकर जो बातें हैं, पशुपालकों को लेकर जो बातें हैं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, ये एक बड़ा मसला है। मुझे लगता है इन चीजों का तो स्वागत होना चाहिए अवधारणा के स्तर पर। देखिए, मैं बात आपके हर प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा अभयदान, हमें कभी भी मीडिया ने अभयदान नहीं दिया। ये अभयदान देने का सुन लीजिए, अब आप अगर बोलने का अवसर दें तो आप फिर बोल लीजिए। अगर आप अगर कहते हैं, आपने हमें सदैव पूछा कि किसान का कर्ज माफ हुआ क्या? हमने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ करके 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को अवाप्ति से मुक्त होने से बचाया। हमने नेशनलाइज बैंक के लिए केंद्र की सरकार को बार बार पत्र लिखा कि उनका सेटलमेंट कीजिए, राजस्थान की सरकार पैसा देगी। हमने ईआरसीपी की योजना लेके आए। आज जिस 9,600 करोड़ की घोषणा की है वो पूर्ववर्ती सरकार ने 21 और 22 के बजट में ही घोषणा कर दी थी। जिस नौशेरा बांध की घोषणा की है, मुख्यमंत्री जाके उसका जायजा लेके आए, जहां पे काम पूर्ण होने को है। जिस जम्मा रामगढ़ बांध की बात कर रहे हैं, उसके लिए 1,200 करोड़ रुपए की हमारी सरकार ने घोषणा की है। इसलिए हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ईआरसीपी का जो एमओयू की बात की थी, क्या एमओयू समाचार प्लस के पास में है? विपक्ष को नहीं मिला, किसी के पास नहीं है, तो क्या है? सिर्फ समाचार के पास। मैं आऊंगा अरुण जी आपके पास, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं। 13 जिलों का जिक्र प्रधानमंत्री ने 2018 में किया था। हाँ। आज पुणे 23 के अंदर एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। धरातल पे क्या है ये चीज जानना चाहते हैं। मैंने हमेशा जब भी किसान कर्ज, मैंने हमेशा किसान कर्ज माफी का मुद्दा जब भी उठाया है, मैंने स्पेसिफिकली इस बात को भी उस समय भी कहा है कि जब आपने वादा किया था तो नेशनलाइज बैंकों का पैसा आपको सरकार की तरफ से कैसे भी करके जमा करके उनको कर्जे से निकालना चाहिए था। आप ये नहीं कह सकते कि ये हमने उसके हिस्से पर छोड़ दिया। वहां पर बात पौरुष की थी आरसी भाई। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ होता है इस देश का। आपका वादा था, रास्ते आपको खोजने थे। मोदी को मैं किसी को आप अभयदान क्यों नहीं नहीं दे रहा। कहते कि जब मैं इस आपके देश पौरुष के को अंदर ललकार दो रहा भाग कैसे हो सकते हैं? मैं आपके किसान पौरुष का को कर्जा ललकार माफ नहीं हो सकता और उद्योगपतियों नहीं, का पर कर्जा मैं माफ हो आपके सकता है। पौरुष को ललकार रहा हूं। आपने जो बोला है उसको आपको करना था, कैसे करेंगे वो रास्ता आपको खोजना नहीं, था। ये आप फिर वो कहने कि आपके पुरुष को ललकार रहा हूं और जब भारतीय जनता पार्टी का आते हैं तब आप कौश के तौर पे काम करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? अरुण भाई, पूछे जिम्मेदारी ठीक क्यों 19,000 की बात की थी, मात्र 19,000 की। ठीक है अरुण जी, मैं सवाल 2 मिनट रुकिए। अब आसिफ भाई 2 मिनट रुक जाइए। कैसे आते थे जिसकी फोटो लगा दी थी किसान नहीं, के और 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। अरुण जी, मेरी एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बजट में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमने अंतरिम बजट के पहले, अंतरिम बजट के दौरान, अंतरिम बजट के बाद और बजट आने के पहले भी सुन ली थी। उन्हें इस बजट में समाहित किया गया। एक चूक नजर आई, वो 15 मीटर वाले बायलॉज को लेकर वो चूक थी और आप उसको संशोधित करने वाले हैं। क्या हड़बड़ी में इस बजट को डिजाइन किया गया? क्योंकि अभी बहुत सी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं है, हमारे पास नहीं जवाब है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बजट जो है बिल्कुल वास्तविकता को दर्शाता है। मैं आज हमारे आरसी चौधरी साहब एक बात कह रहे हैं, आज पूरे बजट के अंदर आप मुझे एक बात बताइए कि इतनी अच्छी बातें कही, कम से कम हमारे विपक्षी जो भी सदस्य थे उनको एक बार तो कम से कम किसी चीज के लिए धन्यवाद देना, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे युवाओं के मामले में हो, चाहे पशुपालकों के मामले में हो। अरुण जी, जैसे पानी, ईआरसीपी से क्या मिलने वाला है? अच्छा देखिए, अब भरोसा कैसे करें? गंगानगर में जो पानी आ रहा है 2500 क्यूसेक प्रतिदिन जून के महीने में मिलना था, मिला कितना? 1000 के आसपास, है ना? तो अब इस पे भरोसा कैसे करें? ट्रैक रिकॉर्ड तो डराने वाला है ना। देखिए, ये चीज पहले से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए मात्र अभी 6 महीने हुए हैं और 6 महीने के अंदर
जो इन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईआरसीपी को जो लाया है, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इसको 5वें साल में भी ला सकती थी। अगर लोगों के साथ छलवा करना जिस तरह कांग्रेस ने किया कि अंतिम साल में सिर्फ घोषणा ही कर रखी है, आज अगर आप धरातल पे जाएं, चाहे स्कूल हो, अच्छा चाहे नहीं तो गहलोत राज की घोषणाओं पर भी तो कोई अलग से बजट डालने की कोशिश नहीं की गई, तो क्या उन योजनाओं को नकारा जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा? नहीं, जो सही है वो बिल्कुल उनको काम में लेंगे, और जो गलत है, जो बेबुनियादी उन पर अलग से कुछ घोषणा नहीं हुई है, उस पर अलग से कोई बजट एलोकेट नहीं किया गया है, नहीं, वो उसी रूप में चलेंगी या उसका रूप बदला जाएगा, इसे भी लेकर क्लैरिटी नहीं। कागजी रूप थे, और उस कागजी रूप को सही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी बनी हुई है, और जिस तरह से जिलों के लिए भी हो, उन सभी के लिए कमेटी बनी रहे, और वो कमेटी जो भी है वो निर्धारण करे। ठीक है, रूटीन पॉलिटिक्स से इधर गोयल साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। मैंने इससे पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, फिस्कल डिसिप्लिन, जो कि बहुत अहम होता है। अगर आप विकासशील राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं विजन में विकसित राजस्थान की, और उसके लिए सारे बजट्स को फिस्कल डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। यहाँ फिस्कल डिसिप्लिन का बैलेंस बिगड़ा हुआ नजर आता है सारी घोषणाओं और इन्वेस्टमेंट आने का जो रेट रहेगा उसकी संभावनाओं को भापते हुए। स्वप्निल जी, आपका कहना बिल्कुल उचित है। जो अलोकेशन हुआ है कि एग्रीकल्चर में 8.3% है, कि हेल्थ में है, कि स्पोर्ट्स में है, कि जिसमें भी है, एलोकेशन हो गया। आपने कहा कंफ्यूजन वाली बातचीत, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट स्पीकिंग बजट नहीं है। स्पीकिंग बजट नहीं है, ये कुछ बता नहीं रहा है कि अल्टीमेटली ये बता रहा है कि हमारा गोल ये है, हमें ये करना है, बट ये करना कैसे है, इसकी डेडलाइन क्या है, इसका फिस्काल आप कहाँ से लाओगे, इसके फंड्स आप कहाँ से लाओगे। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि इतने सारे पार्क खोलने की बातचीत कर ली, आईटी का एक बहुत बड़ा हब खोलने की बातचीत कर ली, जिसमें रोबोटिक भी यहाँ होगा, जिसमें ये सारी इंजीनियरिंग वाले होंगे कि हमारे यहाँ से आईटी के लोग नहीं जाएं, एक पूरा का पूरा बनाया जाएगा। उसके लिए कहीं ये घोषणा नहीं है कि भाई ये होगा कैसे, आप इसका फाइनेंस कहाँ से लाओगे। तो ये जो फिस्काल वाली बातचीत है, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उठाया है कि जब तक इनके पास में रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो ये जितनी भी स्कीम्स हैं वो स्पीकिंग है, वो स्पीकिंग है ही नहीं, वो नॉन स्पीकिंग है। तो इन्हें बहुत युद्ध स्तर के ऊपर अपनी इन योजनाओं के लिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, एनआरआईज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य सरकार को, लोगों को ये भरोसा देना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे, करके दिखाएंगे, और आप आओगे तो हम जो आपसे वादा कर रहे हैं वो वादा हर हालत में धरातल पे पूरा होगा। हम आपका सहयोग करेंगे। जैसे आपने सिंगल विंडो की बात की थी, हम सिंगल विंडो देंगे, हम नोडल ऑफिसर देंगे, और हम सब तरह का काम करेंगे। एक सिस्टम डेवलप करना होगा। लेकिन इसी के साथ जुड़ा एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज से लगभग 22 साल पहले जब मैंने जर्नलिज्म चालू किया था, तो मुझे ये सिखाया गया था, ये बताया गया था कि जब बजट आ रहा है तो वो इस साल का है, वो स्पेसिफिकली इस साल का है। आप उसको 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा के हिसाब से अगर आप चेक करने बैठोगे तो इस साल की मेजर बातें छिप जाती हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या आपको इस साल की ऐसी कोई मेजर बात नजर आ रही है जिसको हम लेकर ये बोले कि ये ऐतिहासिक है? इसमें बहुत माइनर चेंजेस हैं साहब, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार करने के लिए तो कटिबद्ध है। जैसे छोटा सा है कि रिको के एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में यदि लैंड होगा तो वो लैंड कन्वर्जन की फीस, अब कन्वर्जन कराने की उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड, इन्होंने कहा कि साहब हम अब इंडस्ट्रियल एरिया को प्राइवेट सेक्टर में भी दे देंगे। ये इनका एक बहुत बड़ा योग है। हाँ। उसके बाद इन्होंने जैसे बताया कि साहब हम 6 नए इंडस्ट्रियल एरिया लाएंगे, लेकिन अभी तक उसका रोड मैप नहीं है कि कहाँ लाएंगे, कैसे लाएंगे, और जो ऑलरेडी खाली हैं आप उनको तो भरिए। हाँ। उनको तो लोगों को दीजिए, तो वो कैसे दोगे, किस तरह से दोगे। नंबर 3, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया है उनकी समस्या को तो एड्रेस करिए। आप उसको करने से पहले आप कहते हैं कि हम 6 और ले आएंगे, तो ये नहीं। लेकिन चूक टेस्ट बिगाड़ देती है। जैसे 15 मीटर से ऊंचे मकानों की फायर सेफ्टी की एकमुश्त राशि में छूट, अब ये एक चूक है। 15 मीटर का कौन सा मार्जिन हुआ? ये चूक हो गई है अरुण जी, ये चूक हो गई है। किस बात की? ये 15 मीटर तक होगा, 15 मीटर से ऊंचे नहीं होगा। ये अगर एक चूक है तो क्या गारंटी कि आगे कहीं किसी सेंटेंस के बीच में कहीं एक आध कोई और फॉल्ट ना हो? नहीं, ये 15 मीटर तक जो है, ऐसा है कि अभी अगर आप ग्रामीण इलाके और जो ग्रामीण शहरी इलाका है उस इलाके में आप देखें तो अग्निशमन
की तरफ से काफी नोटिसेस वगैरह प्रदेश की तरफ से भी जा रहे हैं और वहां के लोकल डिपार्टमेंट्स की तरफ से नहीं, बिल्कुल सही उनके बात, लिए बहुत अच्छी छूट सही दी बात गई है। लेकिन मैं ये 15 कहता हूं, मीटर से ऊंचे क्या 15 मीटर तक होगा ना बोलने में या 15 मीटर टाइपिंग में कहीं तो चेक हो हुई सकता है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, हाँ। लेकिन ये जो भी है वो संशोधन होगा, आप वो विश्वास संशोधन मानिए। होगा, बिल्कुल ये हाँ। टाइम के अनुसार संशोधन भी होगा। ठीक है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी इन्होंने जो नीचे की से पकड़ा है, और ठीक ये है। इसके लिए कल ही मेरे पास में मेरे बालोतरा शहर से भी कोई ज्ञापन आया था कि ये बिल्कुल कम होनी चाहिए, और ये मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री एक्चुअली जी का। सभी स्वागत कर रहे होते, अगर वर्डिंग्स थोड़ी सी भी और क्लियर होती तो मेरे बिल्कुल ख्याल से सब स्वागत कर रहे होते। आप गांव में वगैरह जाइए, लोग रोडों के लिए, पानी के लिए जो योजनाएं, जो हजार करोड़ की कई जगह योजनाएं दी ठीक हैं, है। मुझे पूरा विश्वास है गांव के लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, पेट्रोल पंप ठीक है, हाँ, पेट्रोल पंप ठीक है, और जिस ठीक है, मेरे लेकिन मेरे आसिफ इलाके आपको भी मैं डिबेट में शामिल कर मेरे रहा हूं। इलाके में जो पेट्रोल पंप है उसकी तो कोई अपन कह ही नहीं सकते अपन, ठीक इतना है, अच्छा हुआ है। ठीक है। आसिफ भाई, मैं एक चीज कह रहा हूं, जैसे कर्मचारी नेता जब ये कह रहे हैं कि हमारी कई लंबित मांगे हैं, तो उनकी निराशा दो तरफ से झलक आती है, इस बजट से भी और इसके पूर्व के बजटों से भी। ठीक वैसे ही मैं अगर और पॉइंट्स लेकर जाऊं, पशुपालकों वाली जो मैंने पॉइंट उठाया था, या ओपीएस एनपीएस पे क्लैरिटी आज विपक्ष ने सदन में क्यों नहीं मांगी, पॉइंट नंबर 1। सदन में आपने बजट सुनने से ज्यादा इस बात को क्यों हाईलाइट करना जरूरी समझा कि बीजेपी के भीतर किसी तरह का झगड़ा चल रहा है, जैसे कि शुरुआती दिनों में आपके साथ चल रहा था, आप उसी बात को हाईलाइट करने में ज्यादा फोकस्ड क्यों रहे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा विधानसभा की जब कार्रवाई चल रही थी, जब वो पढ़ रहे थे, तो तमाम जो कांग्रेस की सरकार की जो घोषणाएं थी, उन्हीं घोषणाओं को या तो नाम बदला जा रहा था, या उनकी पुनरावृत्ति की जा रही थी। अच्छा, ठीक है। या फिर जो मुद्दे के ऊपर जो उनसे स्पष्टीकरण चाहना जा रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपका समय कल से शुरू होगा, जो आपने बातें कही वो तमाम बातें इस बजट की जब बहस की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से उठाया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर जानना चाहूंगा, प्रदेश का हर आदमी इस बात को जानना चाहता है, और जो आपने जिक्र किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप 2024-25 का बजट पास रख रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि 47 में हम देंगे, क्या स्वास्थ्य को लेकर आप इंतजार कर सकते हैं? क्या रोजगार को लेकर आप इंतजार कर सकते हैं? क्या कृषि सिंचाई को लेकर इंतजार कर सकती है? क्या आप जो पशु की बीमा की जो बात कर रहे हैं, हमने कामधेनु पशु बीमा योजना जो हमने चालू की थी, जो लंपी के अंदर हमने 40-40 हजार रुपए किसानों को देके भेजा था, और जिस पेट्रोकेमिकल की बात अरुण चौधरी जी कर रहे हैं और जिन जिलों की समीक्षाओं की कर रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने जिला बनाया और इनकी विधानसभा क्षेत्र आती है, क्या उसकी समीक्षा होनी चाहिए? विधानसभा में आप क्या नहीं उछाल रहे पेट्रोकेमिकल थे? की जो नहीं, वहां ये पे हब काउंटर्स बना आप विधानसभा उसका- में नहीं उछाल रहे थे। जब आप विधानसभा में सेंटेंसेस उछाल रहे थे तो उसमें राजेंद्र राठौड़ सुनाई दे रहे थे, उसमें किरोड़ीलाल मीणा सुनाई दे रहे थे। ये सारे पॉइंटर्स बीच बीच में आप आक्रोश के तहत लीजिए, उछाल मैं सकते मैं थे। कहना चाहूंगा कि हमने एक परिपाटी शुरू की, हमने अलग से कृषि बजट को पेश करना शुरू किया, आज इन्होंने पेश किया, हमें खुशी हुई, लेकिन कृषि मंत्री अगर नदारद हो तो कैसा बजट हो? हमने ये पूछना चाहा कि कृषि मंत्री जी क्यों नहीं है, क्या गलत है ये? जब राज्य का बजट पेश किया जा रहा हो, कृषि मंत्री जी वहां पे नहीं हो, तो क्यों नहीं पूछा जाए? नहीं तो आप क्या जब चाहते वित्त थे कि मंत्री ने कृषि बजट पेश करें, क्या चाहते थे आप? देखिए, अगर कृषि मंत्री इस देश की जो जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी दी है, और वो मंत्री वहां पे उपस्थित नहीं है, तो ये जानना आपके समय में हमारी कृषि मंत्री जिम्मेदारी- कृषि बजट पेश नहीं करते थे। मैं ये कह रहा हूं, बजट पेश करने की बात नहीं कही। अगर कृषि मंत्री को इम्प्लीमेंटेशन करना है, अगर उसकी बजट पे चर्चा हुई है, तो उनकी उपस्थिति क्यों नहीं थी? ये तो अरुण जी बता देंगे, उन्होंने आप कैसे इस्तीफा बता दिया? सकते हैं? इस्तीफा दिया है तो मंजूर कर लिया तो बता दीजिए, हमें बता दें। अगर इस्तीफा मंजूर कर दिया है ठीक है। तो बता दीजिए। ठीक है अरुण जी, कल से डिस्कशंस होना है और आप विश्वास मानिए कि कुछ संशोधन तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर लगभग 98% के आसपास ये बजट एज इट इज पास हो जाएगा। कुछ संशोधनों के साथ एक दो चीजें और विधायकों की मांगों पर जुड़ सकती है, लेकिन क्या विपक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर ये बजट बनाया गया है? क्योंकि कुछ रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि दरअसल हमारे इलाके में हमारे वालों की तो सुनी नहीं गई, जो सुनी गई वो तो उनके प्रत्याशियों की सुन ली गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बजट बनता है, बजट जनता के अनुसार बनता है, किसी विधायक या किसी प्रत्याशी के अनुरूप नहीं बनता है। और जनता की डिजायर्स तो आती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जनता की जो मांग होती है, विधायक भी जो कहेंगे वो जनता की मांग कहेंगे, और अगर कोई अगर किसी विधायक ने अगर कहा है तो मैं पक्का कहता हूं कि उन चीज को लिया गया है। फिर अंतिम सवाल है मेरा, वो आपने सुना होगा, पहले ये नहीं कहा जाता था कि चढ़ते चढ़ते तो बहुत ऊंचा चढ़ गया, लेकिन महाराज अब तो बताओ उतरोगे कैसे? ये बजट जमीन पर उतरेगा कैसे? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना 2047 तक का है, विकसित भारत का, उसको लेकर के जो परिकल्पना हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही है,
मुझे पूरा विश्वास है अरुण भाई, कि मौजूदा सिस्टम इस लायक है जो इस बजट को जमीन पर उतार पाए? मैं इसलिए पूछ बिल्कुल रहा हूं आपसे। बिल्कुल जमीन पर उतरेगा। मैं हमने आपको इससे बड़ी बता बड़ी रहा हूं। घोषणाओं को नहीं उतरते देखा है। नहीं नहीं साहब, ये बिल्कुल उतरेगा। ये क्योंकि आप ये कोई कांग्रेस वाली घोषणा नहीं, क्योंकि पहला साल है। अगर 5वां साल होता तो आप ये कह सकते थे ये चीज। कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस की तरह नहीं है। ये कांग्रेस की तरह वाला बजट नहीं है ये। कांग्रेस का कैसे सकता है? कांग्रेस की तो तुम्हारे विधायक प्रतिक्रिया नहीं दे पाते थे। आप उस सदन में नहीं थे, लेकिन हम देखते थे, बच के निकलते थे। जैसे होता था लेकिन आज देखिए ना, आज तुम्हारे विधायकों भी निराशा नहीं, ठीक है। मैं इन टोटलिटी में क्लोज करने से पहले बहुत शॉर्ट कमेंट गोयल साहब आपसे लेना चाहता हूं। नंबर्स आप लोगों की यूएसपी होती है। इस बजट को आप क्या नंबर देंगे, उसके साथ मैं क्लोज कर दूंगा। स्वप्निल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो आपने कहा था कि इस बजट में बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, जो आएंगे होंगे। मेरा ये मानना है कि 23 जुलाई को जब सेंटर का बजट आएगा तो अपनी राजस्थान की सरकार ने बहुत सारी डिमांड सीतारमन जी के सामने रखी, ऑलरेडी रख दी है। ज्ञापन दिए थे और सब कुछ हुए थे। उसमें से कुछ चीजें राजस्थान को मिलेगी। जब वो राजस्थान को मिलेगी तो हमें अपने स्टेट बजट में कहीं ना कहीं चेंजेस उस दिन करने पड़ जाएंगे। और 23 तारीख से पहले ये बजट जब आप यहाँ पे पहले पास आ नहीं चुका करेंगे। होगा। 23 से पहले पास नहीं करेंगे, उनका पास ना हो, लेकिन उसमें जो इम्प्लीमेंट होंगे वो इसमें जरूर हो जाएंगे। मैं इस बजट को मतलब पास करता हूं और 6+ नंबर देता हूं। 6+ मतलब एक बड़ा मार्जिन है जो अभी भी कवर किया जा सकता था, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इसमें सब कुछ बाकी है। रोड मैप इज गुड, इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ा रोड़ा रहेगा। सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों का भी और तमाम दर्शकों का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।